हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 11। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, दिस इज योर एसए 210। ओके, इसका नाम है एग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को एग्री करना। अब आपके दिमाग में देखो, लिखने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये क्या है और ये क्यों है। ठीक है, क्या है एंड क्यों है, अगर हम समझ गए तो हमें ये टॉपिक ऑटोमेटिकली रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एक एक करके सारा समझ में आएगा। देखो, मैं आपको एक गाना आपने सुना होगा बचपन में, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो हम इसे ऑडिट पर्पस की वजह से थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे, दो दिल मिल रहे हैं मगर एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दो दिल मिल रहे हैं मगर एग्रीमेंट पर। उसके बाद क्या गाना था, अगर मगर खबर हो रही है मगर चुपके चुपके। अब सर आप क्या मजाक कर रहे हो, हम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतना सीरियस है, एग्जाम नियर बाय है और आप ये सब सिखा रहे हो। बेटा इसलिए सिखा रहे हो ताकि तुम्हें याद रहे। हमारे दिमाग को ऐसी चीज़ें जल्दी याद होती है और पढ़ाई वाली चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए तुम ऑडिट में बार बार फेल हो जाते हो। या फिर जो ऑलरेडी ऑडिट का एग्जाम दे चुके हैं उन्हें उनसे पूछो, एग्जाम में चीज़ें रिकॉल नहीं आती। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे 2010 यहाँ पे दो दिल किसके सर देखो, दो दिल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक है हमारा क्लाइंट और दूसरा दिल जो है हमारे ऑडिटर भैया का है। ठीक है, और क्लाइंट का नाम आपको चैप्टर 1 से पता ही है क्या है, जोया भाभी। ठीक है, भाभी 2। और ऑडिटर भैया का नाम क्या है हमारा, कबीर सिंह। ठीक, अब कबीर सिंह, आपने मूवी देखी होगी, एनिमल मूवी देखी होगी, जोया भाभी 2 कैरेक्टर नेम आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब जरा समझते हैं यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। कि देखो यार, मैं कबीर सिंह बना लीजिए अपने कैरेक्टर को अपने माइंड में। कबीर सिंह जी ऑडिट करने गए और वो ऑडिट करके आ गए टैक्स ऑडिट। जोया भाभी नाराज हो गई, कह रहे कि तुमने ये क्या किया। उसने कहा क्या किया, मैं ऑडिट करने आया था, मैंने टैक्स ऑडिट किया और ये ले रिपोर्ट। जोया भाभी नाराज हो गई, उनका कि यार, जोया भाभी कहती है कि कबीर जी मैंने आपको टैक्स ऑडिट के लिए अपॉइंट ही नहीं किया था, मैं ये चाहती थी कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो सही बनी है कि नहीं बनी है, और उसके बेसिस पे तुम मुझे अपडेट करो, और तुमने टैक्स ऑडिट कर लिया। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उनका कि यार, अगर तुमने मुझे टैक्स ऑडिट के लिए बताया था तो पहले बताया क्यों नहीं। तो जोया भाभी ने कहा कि तुमने मेरे से पूछा ही नहीं। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कबीर भैया की फीस नहीं मिल रही, जोया भाभी पेमेंट नहीं कर रही, और जोया भाभी ने कबीर सिंह पे केस कर दिया। उसने बोला तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, दो दिल मिल रहे थे लेकिन तुमने तोड़ दिया, तुमने वो बात करी ही नहीं। अब तुम्हें एक फैमिली लोचा बताता हूँ। हमेशा वाइफ ये बोलती है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मेरे मन में क्या है, और हस्बैंड ये बोलता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता मेरे मन में क्या है। तो ये जो मन वाली बात है, इसे एग्रीमेंट पे लाओ और रिटर्न वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करो कि भाई तुम क्या सोच रहे थे ऑडिट करने से पहले। बात कर रही है कबीर सिंह के, और क्लाइंट क्या चाहता है तुमसे, काम करवाना। चैप्टर 1 में एक टॉपिक आता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, कि तुम क्या करवाना चाहते हो, कितने टाइम में करवाना चाहते हो, किन किन टॉपिक्स पे तुम्हें ऑडिट करवाना है, ये सारी बातें रिटर्न वे में होनी चाहिए। तो ऐसे 210 क्या कहता है, एग्रिंग मतलब दोनों सहमति लाओ, एक दूसरे से हाँ करवाओ, और 3 बार बुलवाओ, कबूल है कबूल है कबूल है। 3 बार बुलवाना है, कबूल है कबूल है कबूल है। सर कहाँ है, मैं दिखाऊंगा आपको। द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी मैं जिन शर्तों पे ऑडिट करना चाहता हूँ क्या आप कबूल करते हैं। और क्लाइंट क्या बोलेगा कि मुझे आपसे जिन चीज़ों पे ऑडिट करवाना है मैं भी उसे कबूल करता हूँ। गाना नहीं है, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। ठीक है सर, कितने गाने याद है, मुझे गाने याद नहीं आते, मुझे टॉपिक के वाइज गाने याद आते हैं ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें याद रहें। तो दो दिल मिल रहे हैं, दो दिलों को मिलाना है मगर एग्रीमेंट पे। क्यों, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बाद में दिल टूट सकता है, दोनों अपने वादों से मुकर सकते हैं, बाद में लड़ाई हो सकती है, इसलिए वी हैव टू मैच दैम ऑन अ नॉट अ सोर्सल साइड ऑन अ एग्रीमेंट। ठीक है सर, थोड़ा सा लिख के समझाओ, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। ओके, लिखिए, लिखिए। Okay. 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 लिखिए।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए 210। सर ये चाहता क्या है, एसए हमसे क्या करवाना चाहता है? तो आप लिखेंगे टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये कंटिन्यू वर्ड क्यों आया है? कंटिन्यू वर्ड इसलिए आया है कि हो सकता है कि ये ऑडिटर इस साल नया अपॉइंट नहीं हुआ है, ये पिछले साल भी था, तो उसे ये ऑडिट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इन शर्तों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ओके, एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट व्हेन द बेसिस अपॉन which audit is to be performed has been agreed with the client। ठीक है, थ्रो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो वो अभी हम देखेंगे। एक बार इस लैंग्वेज को ध्यान देते हैं और एक बार लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है लेक्चर करने का तरीका, हमें लैंग्वेज याद भी होनी चाहिए, हमें सिर्फ गप्पे नहीं हाँकने हैं, हमें सिर्फ कहानियाँ और गाने नहीं गाने, हमें लैंग्वेज भी याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया वी हैव टू राइट, क्योंकि एग्जामिनर को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कितने अच्छे टीचर से पढ़ के आए हो, कितना अच्छा पढ़ के आए हो, एग्जामिनर को इस बात से फर्क पड़ेगा कि तुमने कितना अच्छा लिखा है। टू एक्सेप्ट कि भैया अगर तुम नए आए हो, एक्सेप्ट कब होगा? जब न्यू ऑडिट होगा। और कंटिन्यू कब होगा? जब ये एग्जिस्टिंग ऑडिट होगा। टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू, देखो हर वर्ड के पीछे एक लॉजिक होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रट लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमें एग्जाम में रिकॉल नहीं आया और क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए, हम गलत लिख के आ गए। ओके, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब होगा? जब नया ऑडिट होगा। और कंटिन्यू कब होगा? जब पुराना ऑडिट होगा, यानी ऑलरेडी वो पिछले साल ऑडिट चल रहा है। ऑडिट एंगेजमेंट, हम ऑडिट एंगेजमेंट को, ध्यान सुनिएगा, हम ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या हम ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू करें, ऑन द बेसिस अपॉन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दैट ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड, कि जो भी ऑडिट हम करने वाले हैं हैज बीन एग्रीड विथ द क्लाइंट। क्या और क्लाइंट भी उस बात से एग्री करता है? क्या क्लाइंट भी यही ऑडिट तुमसे करवाना चाहता है? क्या उसकी कहते हैं ना हमारी मांगे पूरी करो, तो क्लाइंट कह रहा है भाई मेरी भी तो कुछ डिमांड है, मैं तुम्हें जो पैसे दे रहा हूँ, मैं जो तुमसे काम करवा रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हम तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे, हमारी फीस हमें मिलेगी सर, फीस बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मैं फीस उस चीज़ के लिए दूंगा जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। ठीक है सर, तो ये चीज़ करने से पहले, यानी ऐसे 2010 कह रहा है कि भाई तुम्हें जो भी तुम एंगेजमेंट करने वाले हो, तुम्हें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ सर मैं रखूंगा सर ख्याल, बताइए। फर्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिश द existence of precondition for an audit। Establish the existence of precondition, भैया प्रीकंडीशन चेक कर लो कि प्रीकंडीशन है या नहीं। अब एक क्वेश्चन आ गया सर, व्हाट इज प्रीकंडीशन? आपने तो पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक यही है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सर, इसी लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। सर इसका मतलब क्या हुआ कि भैया देखो जो ऑडिट तुम करवाना चाहते हो वही ऑडिट मैं करने आया हूँ, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और तुम क्या समझ रहे हो। बाद में अगर मैंने बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो तुम बोल नहीं सकते मुझे कि अरे यार तू तो मेरी बहन का भाई है, सॉरी मेरी वाइफ का भाई है। ठीक है, तो तू मेरी वाइफ का भाई है, तू मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। तो मेरे से ये नहीं बोल सकता कि कंपनीज एक्ट और बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाओ। तो मेरे से ये नहीं बोल सकता शेड्यूल 3 करो। अरे भाई मेरा काम है यही। तो जो तुम्हारा काम करने आए हो और जो वो काम तुमसे करवाना चाहते हैं, इन बातों को आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग कर लो। ओके, एंड प्री कंडीशंस का मतलब क्या है सर?
देखो प्री कंडीशन का मतलब है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके बारे में बात हो रही है कि क्या तुमने उसे प्रॉपर बनाया है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाया है, कंप्लीट रिकॉर्ड किया है कि नहीं। प्री कंडीशन मतलब कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं तो इट्स नॉट अ ऑडिट, इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वो एक अलग काम है। तो जो भी बातें हैं पहले से कर लो। प्री कंडीशन मतलब क्या तुम्हें इस निकाह के लिए सारी कंडीशंस कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या तुम अकबर साहब से निकाह करना चाहती हो, कबूल है, कबूल है, कबूल है। प्री कंडीशंस मीन्स कि निकाह होने से पहले, एंगेजमेंट होने से पहले की शर्त है। क्या है सर, आइए लेट्स सी। और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर आपने तो ये दिखाई नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किस पे आता है, हमेशा की तरह दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट चल रहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट 2010, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। आइए सर इसमें हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है जी, प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट को लेके हमारी प्री कंडीशंस क्या क्या, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले से ही बात करके रख लेनी चाहिए, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है सर, एक्सेप्टेबल FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ये चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि देखो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारी रिलेवेंस होनी चाहिए, मतलब जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग एंट्री चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, वो उसी पीरियड के होने चाहिए। जो भी तुमने डाटा रिकॉर्ड किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी तुम डॉक्यूमेंट दिखाते हो हमें वो रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ तुम हमें बता रहे हो तुम्हें खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कौन बात कर रहे हैं, ये ऑडिटर बोल रहा है क्लाइंट से कि भाई तुम मुझे वो सारे रिलेवेंट चीज़ें दोगे, तुम मुझे कंप्लीट चीज़ें बताओगे, तुम मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट दोगे जो कि रिलायबल होते हैं, और तुम्हें खुद जो तुम कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें एक्सेप्टेबल FRF मतलब तुम्हारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना है, मतलब तुमने जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब अगला है सर एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। S2 हम क्या कह रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट तुम्हें पता है कि तुम क्या क्या काम करके दोगे। अरे सर मैं क्यों काम करूंगा, आप मेरे ऑडिटर हो, आप सारे काम करके दो। आप समझे नहीं इस बात को कि भाई मैं तुम्हारा कबीर सिंह, जोया भाभी, आई एम योर कबीर सिंह, बट तुम्हें भी कुछ चीज़ें अपनी साइड से रेडी रखनी है। सर क्या क्या वो चीज़ें, देखो सर, पहला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, जो भी चीज़ें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो एज पर FRF होनी चाहिए। और ये जिम्मेवारी ऑडिटर की नहीं है, कबीर सिंह की नहीं है, जोया भाभी, ये आपकी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को FRF के अकॉर्डिंग बनाओ। ये हम क्या बता रहे हैं, उन्हें उनकी जिम्मेवारी बता रहे हैं, ताकि ड्यूरिंग द ऑडिट वो ये नहीं बोले अरे एंट्री नहीं हुई, मैं क्यों करूँ, तू ऑडिटर है तो एंट्री कर। अरे मैं क्यों करूँगा भाई, मैं ऑडिट करने आया हूँ, मैं अकाउंटिंग नहीं करने आया हूँ, ओके। सेकेंड, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट application of appropriate accounting policies। सर ये क्या है, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई आप मान लो आज स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, अगले साल आपने WDV कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेवारी है जोया भाभी। कबीर सिंह क्या बोल रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है जोया भाभी कि आप जो मेथड अप्लाई कर रही हैं वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जब आप AS1 पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसमें आप एक चीज़ पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे और पढ़ चुके हो तो रिकॉल करा रहा हूँ, कि
अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, कंसिस्टेंसी, ठीक है। लेट्स सपोज तुम एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो एसएलएम ही हर साल फॉलो कर रहे हो, डब्ल्यूडीबी कर रहे हो तो हर साल डब्ल्यूडीबी ही कर रहे हो। यू कांट से कि अरे भाई आज मेरा मूड नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं। जो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, ऑडिटर की नहीं। सिलेक्शन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। थर्ड लिखिए, मेकिंग रीजनेबल accounting estimates and judgments। मेकिंग रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट। मान लीजिए आपकी असेट आपने खरीदी, आपने एक एसी खरीदा, लेट्स सपोज एसी का रिमोट है, एसी खरीदा आपने। एसी मान लीजिए आप 10% या 20% हो सकता है डेप्रिसिएशन उस पर हर साल चार्ज करें। कभी आप 100% कर रहे हो, कभी 50% कर रहे हो, कभी 10 कर रहे हो, कभी 20 कर रहे हो। वाई? तो आप एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट आप लगाएंगे और जजमेंट लगाएंगे किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप गलत लगा रहे तो भी आपकी जिम्मेवारी, आप सही लगा रहे तो भी आपकी जिम्मेवारी है। किसकी? मैनेजमेंट की। ये अकाउंटेंट का काम है, ना कि ऑडिटर का। और अकाउंटेंट आप अपने लिए अपॉइंट कीजिए। आप चाहते हो ये सर्विस हमें दे तो फिर हमें लिख के दीजिए कि हमें ये काम कर रहे हैं, फिर हमें ऑडिट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? मेकिंग रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होने चाहिए? रीजनेबल। अगर आप फीफो से लीफो कर रहे हो, लीफो से फीफो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अकाउंटिंग एस्टिमेट। और आपका जो जजमेंट है गोइंग कंसर्न को लेके, वैल्यूएशंस को लेके, डेप्रिसिएशन को लेके, प्रोविजंस को लेके, वो आपकी जिम्मेवारी है, ऑडिटर की नहीं, ठीक है। 4, exercising necessary internal control to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement। देखो, जब आपने स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो यहाँ पे एक लाइन थी कि ऑडिटर का काम है टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन whether the financial statement are free from material misstatement। वहाँ था एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन, वहाँ ये नहीं लिखा था कि मेक अकाउंटिंग, डू अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी वहाँ पे लिखा था कि ऑडिटर भैया आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो अकाउंटिंग का काम किसका है? मैनेजमेंट का, कि आप एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल बनाए। मैनेजमेंट को क्या बोला जा रहा है और कौन बता रहा है? ये ऑडिटर बताएगा मैनेजमेंट को कि भैया आप एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल बनाएं कि आपके यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ ना हो, यानी एकदम क्लीन होनी चाहिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड एरर नहीं होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट को उसकी जिम्मेवारी बता रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विथ, आपको ऑडिटर को क्या क्या देना होगा? आपको ऑडिटर को देना है ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा, रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट पर्पस, फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट, फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट। ये कह रहे हैं कि भैया पहली शर्त है हमारी कि तुम ऑडिटर को दोगे, क्या दोगे? ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। यानी ऑडिटर ने तुमसे अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा तो तुम ये नहीं कह सकते सॉरी सर वो बंदा नहीं आया, नहीं दे सकते। सर ये डॉक्यूमेंट आप कैसे मांग सकते हो?
आपने मुझे पहले तो इसके बारे में बताया नहीं। भाई वो कुछ भी मांग सकता है एंड यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सर ये कौन इन्फॉर्मेशन देगा? ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट देगा। किसको देगा? ऑडिटर को। ठीक है। नाउ बी, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। एंड तो एडिशनल रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है ऑडिटर आपसे। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दिया गया, तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई ये हमारी जो मशीन है उसका कागज ये है। मैंने कहा मशीन दिखा दो, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपने 2 करोड़ की मशीन बाय की, ओके, यू आर शोइंग मी इनवॉइस, ओके, नाउ आई एम आस्किंग टू यू शो मी द मशीन। मुझे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। अरे नहीं हम दोबारा नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन दी ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे। तो ये बात तुम्हें पहले ही इंगेजमेंट लेटर में लिखनी होगी कि भैया जब मैं आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो आपको देनी होगी। ठीक है। रिक्वायर्ड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स within the entity। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अच्छा एक चीज देखो, जब हम बोलते हैं कबूल, कितनी बार बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है? देखो 3 है क्या यहाँ पे? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर ए यू, कबूल। ठीक है, तो आर ए यू क्या बोलता है? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मतलब मेरे को अगर किसी से बात करनी है, सर वो मीटिंग में बिजी है, ठीक है, कब तक? सर बता देंगे आपको 2-4 दिन में। अरे भाई मेरे को आज ही पूछना है, मुझे TCWG से बात करनी है, सर आप नहीं कर सकते। सर मैनेजमेंट से बात करनी है, आप नहीं कर सकते। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं आया क्यों हूँ मेरे भाई? दीज आर द प्री कंडीशंस। तो आपको प्री कंडीशंस का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आएगा भी, आई विल शो यू। कि देखो वो कहता है भैया, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या, एक्सेप्टेबल FRF, और दूसरा कहता है एक्नॉलेज बाय द मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू, कि भैया मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाओ कि ये सारे काम करना आपकी जिम्मेवारी है, ना कि मेरी। ठीक है, ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नाउ वी आर स्टार्टिंग द पॉइंट नंबर 3। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ SA 210। सर ये आपसे चाहता क्या है वो बताइए। तो देखो पहला है, अलग केस होंगे, एक है कंटिन्यूएशन का केस है, एक है कि मैं पहली बार, मतलब कबीर सिंह पहली बार जोया भाभी के यहाँ जाने वाले हैं। ओके, तो जोया भाभी बताएंगे उनको एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब पहला प्यार है, पहली बार है, यानी एंगेजमेंट भी पहली बार है। ओके, तो क्वेश्चन है मेरे पास, whether any limitation imposed by management। मतलब अगर आप काम करने आए हो, पहली बार काम करने आए हो, तो क्या मैनेजमेंट आप पे कोई कंडीशन लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है? तो आपका जवाब हो सकता है पहला यस, हाँ सर वो मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो, क्वेश्चन ये है क्या मैनेजमेंट ने आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगाई? आंसर है यस। तो इसका जवाब क्या भैया? डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। कि भैया अगर उसने आप पे कोई कंडीशन लगाई तो आप साफ मना कर दो कि भाई मैं आपके ऑडिट नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, अगर आंसर है नो, ठीक है, नो मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई, लिमिटेशन इम्पोज्ड, क्वेश्चन है लिमिटेशन इम्पोज की गई, आंसर है नो सर, नो।
कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, यानी क्या मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी एक्सेप्ट कर रही है, अपनी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेप्ट करती है। तो पहला क्वेश्चन है अब मेरा कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट, क्या जो प्री कंडीशंस हैं वो एक्सेप्ट करती है, कौन, मैनेजमेंट प्री कंडीशन एक्सेप्ट करती है। अगर आपका जवाब है यस, प्री कंडीशंस हैं यानी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे ऑडिट को, एक्सेप्ट द ऑडिट एंड इशू लेटर ऑफ एंगेजमेंट। तो हम लेटर ऑफ एंगेजमेंट बता देंगे भैया, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उन्हें बताओ। ठीक है, अगर मान लो वो कह रहे भाई मुझे कोई कंडीशन वंडीशन नहीं चाहिए, तेरे को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा तेरे को करना पड़ेगा। नाउ प्री कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट, प्री कंडीशंस है ही नहीं, कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट, प्री कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट। अब क्या होगा, तो मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, ठीक है, कि भैया आपने ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, डिस्कस विथ मैनेजमेंट, डिस्कस विथ मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट से इसके बारे में बात करूंगा। एंड डू नॉट एक्सेप्ट ऑडिट, आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है इन केस ऑफ, कब कब नहीं करना है, एक अनएक्सेप्टेबल एफआरएफ, अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, वो फॉलो ही नहीं करते, तो तुम भी ऑडिट को मत एक्सेप्ट करो। लेकिन सर हमारे पैसे का, अरे गोली मारो ऐसे पैसे को भाई, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है कि गुलामी कर रही है। ठीक है, मैनेजमेंट डज नॉट एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, एक ना लाइन होती है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, हिंदी में कोटेशन है कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है ना तो उसके लक्षण बचपन में दिख जाते हैं कि हाँ ये बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट की हरकतें शुरू में दिख रही कि भाई वो अपनी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि हाँ यार भाई मेरी गलती है, मुझसे कोई दिक्कत हुई तो मैं उसे ठीक करूंगा, वो मना कर रही है, साहब डिनाई कर रही है कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ऑडिट करना है तो कर वरना मत कर। तो यू हैव टू क्विट, जी आप नहीं करेंगे, सिंपल। तो हमने के लिए डिस्कस विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से बात करो कि भाई आपकी प्री कंडीशंस तो है ही नहीं, तो प्री कंडीशंस नहीं है तो मैं दोबारा से पूछूंगा क्या आप अपनी कंडीशंस मानने के लिए रेडी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। अगर वो हाँ करते हैं तो ऑडिट कर लेंगे, अगर एफआरएफ नहीं है और या तो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि हाँ भाई मैं नहीं कर रहा कुछ भी, जो करना है तुम्हें करना है, तो ऑडिट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, दिस इज एट बिगिनिंग ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ इनिशियल ठीक है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सर एक चीज और, सर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होगा ये तो बताया नहीं आपने, आइए अब बता देते हैं सर क्या दिक्कत है। रुकिए सर एक सेकंड, पेज थोड़ा एडजस्ट कर लो। राइट, चलिए सर क्वेश्चन है अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर क्या चल रहा था सर, पॉइंट नंबर चेंज हो गया फिलहाल, रिक्वायरमेंट ऑफ एस 210 चल रहा है, इसी के अंदर एक टॉपिक है छोटा सा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के बारे में, अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर,
कि मतलब इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या लिखोगे। या फिर एक क्वेश्चन और हो सकता है जो अब तक पूछा नहीं गया है, ड्राफ्ट एंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। बोल देगा ड्राफ्ट करके दिखाओ, मतलब बना के दिखाओ सर, कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होता है, बना के दिखाओ। ठीक है, तो कुछ 3 4 5 बातें मैं लिख रहा हूँ, वो लिख देना। 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, यू कैन स्कोर योर मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले एग्रीड टर्म्स should be record in letter of engagement। ठीक है, पहला क्या है कि सर आप जिन जिन बातों पे एग्री करते हैं वो सभी कंडीशंस को आपने एंगेजमेंट ऑफ लेटर में लिखना है। मतलब वो लोग, क्लाइंट किन किन बातों पे एग्री करता है उन सभी को आपको उसमें लिखना है। ठीक है, नाउ sent by auditor to client, CLIENT, क्लाइंट। अब क्या होगा, ये लेटर ऑडिटर किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। एंड इट इंक्लूड्स, और उसमें क्या क्या लिख के भेजेगा ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आते हैं। सेकंड, कि भैया एक ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, राइट। नाउ थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF। फोर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ, रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब देखो, हो सकता है तुम प्रीवियस ऑडिटर हो, तो किसी चीज़ का अगर रेफरेंस लेके, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट से लेके तुम बताना है भैया ये यहाँ ऐसा हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ था, जरा मुझे इसके बारे में बताओ, तो वो बताना पड़ेगा। तो जरा एक बार मार्क कर लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, पहली चीज़ होती है एग्रीइंग टर्म्स, ठीक है, जो दोनों पार्टी जिस पे सहमत कर रही हैं, एग्री कर रही हैं। उसके बाद ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, FRS कौन कौन से अप्लीकेबल हैं, ये पहले ही हम उसके अंदर लिख देंगे। किसके अंदर लिख देंगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। और रेफरेंस कोई देना है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी जो हमारी हेडिंग चल रही है देख लीजिए, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ SA 210, और पहला था एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई रैकरिंग ऑडिट है, मतलब ऑलरेडी एक ऑडिट चल रहा था पिछले साल से, तो उसके लिए अभी हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो केस 2 इसको हम बोलेंगे, केस 2, दिस इज एट बिगिनिंग ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ रैकरिंग ऑडिट। अगर रैकरिंग ऑडिट का केस है तो आप कैसे डील करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाने की जरूरत है भी कि नहीं। तो हम कुछ सिचुएशंस को देखेंगे, सिचुएशन की डिमांड होगी तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ,
पहले वो पार्टनरशिप फर्म थी, वो कंपनी बन गई है, तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करना पड़ेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज हो गया, लेटर ऑफ एंगेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। पहले जीएसटी लगता था, अब नहीं लगेगा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इफ़ देयर आर सम सिचुएशंस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेटर ऑफ एंगेजमेंट को अपडेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्स, क्या सर्कमस्टांस को जरूरत है, ए रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या कोई टर्म्स रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है, और बी रिमाइंडिंग द एग्जिस्टिंग टर्म्स। पहले ना सोहन लाल गुप्ता वहाँ के सीनियर टॉप लेवल मैनेजमेंट में थे, वो जा चुके हैं, उनकी जगह मोहन लाल आए हैं, उनके छोटे भाई। तो क्या उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है सारी बातें? अगर रिक्वायरमेंट लग रही है तो हम यहाँ पे हाईलाइट क्या करेंगे, सर्कमस्टांसेस रिक्वायर। अगर आपको ज़रूरत लगती है यू कैन डू इट, इफ़ नॉट सो यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप दो क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, सर नो रिक्वायरमेंट, सर नो रिक्वायरमेंट, सर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है सर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, हाँ सर ज़रूरत है कि हम ऐसा करें। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, आई विल मेंशन, कौन कौन से केसेस होंगे आई विल मेंशन। ओके, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो नो नीड टू इशू न्यू लेटर ऑफ engagement. Sir, there is need. Now, अगर जरूरत है तो issue new letter of engagement, तो आप नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड। रिवाइज टर्म्स, कि सर ये शर्तें हमारी क्या हुई हैं, बदली हैं, टर्म्स इन लेटर ऑफ एंगेजमेंट, कि ये जो जो शर्तें आपकी बदली हैं, जो आपको लगता है इस बार चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ें आप उन्हें बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सर मेरे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि सर वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस की। ठीक है, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस है जहां पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की। ठीक है सर, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, एक सेकेंड, चलिए सर हेडिंग लिखते हैं इसमें, circumstances to issue of new letter of engagement in case of a recurring audit circumstances to issue of new लेटर ऑफ एंगेजमेंट इन केस ऑफ रैकरिंग ऑडिट। तो सर ये रैकरिंग ऑडिट के केस में अप्लाई होता है, राइट, न्यू में तो ये अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि न्यू में न्यू तो बनना ही है, वहाँ तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, आपको जो सीनियर मैनेजमेंट था वो अब बदल चुका है। चेंजेस इन ऑनरशिप,
अब जो ऑनरशिप है वो बदल गई है, चेंजेस इन नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी। सर इसका क्या एग्जांपल होगा एंटिटी का, कि पहले वो पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो कंपनी बन गई है या फिर एलएलपी बन गई है, ठीक है। फोर्थ, चेंजेस इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब लॉ चेंज हो गया है, पहले जीएसटी नहीं था अब जीएसटी आ गया है, ठीक है। फिफ्थ, चेंजेस इन एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया, जैसे पहले आप पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता था, अब कंपनीज एक्ट लगने लगेगा, ओके। सिक्स, चेंजेस इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्या सर इतने सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे? नहीं यार, जितने तुम्हें याद हो जाए उतने लिख देना, 4-5 पॉइंट याद रखो, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। 7 लिखो, रिवाइज्ड टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर कोई चीज़ तुम्हें रिवाइज करनी है कि यार ये चीज़ नहीं थी लास्ट टाइम अब होनी चाहिए, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो लेटर ऑफ एंगेजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट, एनी इंडिकेशन that entity misunderstand the objective and scope of engagement। यानी एंटिटी ने कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत समझ लिया है या स्कोप ऑफ एंगेजमेंट गलत समझ लिया है, तो उसको दोबारा से क्लेरिफाई करने के लिए भी तुम एक नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर सकते हो। चलो सर ये फटाफट लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर कितना रह गया? सर देखो इसीलिए ना लास्ट लेक्चर में मैंने इसको कंबाइन नहीं किया, क्योंकि इसको मेरे को प्रॉपर एनर्जी और टाइम चाहिए था, ठीक है। मोस्टली 70% हो गया, 30% बचा है, हो जाएगा अराउंड नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा। अब समराइज करना है बस, ठीक है। चलिए सर, सर अगला जो केस है, देखो अब तक 3 केस हुए। एक, नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट बना क्योंकि ऑडिट पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है। दूसरा क्या था कि हमें कुछ चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए थी। क्यों? हो सकता था ऑनरशिप चेंज हुई हो, मैनेजमेंट चेंज हुई हो, एंटिटी चेंज हुई है, नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ एफआरएफ, या फिर नया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, या फिर कोई इंडिकेशन है कि भाई वो लोग गलत समझ गए, या फिर मुझे कोई टर्म्स चेंज करनी है। तो अब थर्ड केस क्या है कि मैनेजमेंट के पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए लेटर ऑफ एंगेजमेंट को लेके, कि उन्हें लगता है कि ऑडिटर मुझे गलत समझ रहा है। हो सकता है भाई, देखो पहला क्या था, दो दिल मिल रहे हैं, तो भाई ऑडिटर के पास तो 2 राइट दे दिए, एक मैनेजमेंट को भी राइट चाहिए, ओके। तो ये क्या है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। कि यार देखो तुमने ऑडिटर को तो राइट दिया, मुझे भी राइट दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, एक राइट तुम भी ले लो यार, जब दोनों की सहमति है तो दोनों के पास राइट भी होने चाहिए, ओके। तो यहां पे क्या राइट है, पहला एंड दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
मैनेजमेंट बोल रही है कि सर मेरी एक दिक्कत है, बताइए सर। सर आप बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सर। सर जब देखो ये क्यों किया, वो क्यों किया, कैसे किया, वैसे किया। मैं आपको अनलिमिटेड मैंने एक्सेस दिया था ना, अनलिमिटेड एक्सेस वाला पॉइंट हटाना है। आप जब मन करे तब मेरे से नहीं पूछ सकते, जब मेरा मूड होगा, जिस दिन मैं मस्त खा पी के आया रहूँगा, 2-4 पैग लगाए रहूँगा, तब पूछना सर। 3 बार क्यों पूछते हो सर? मतलब आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना चाहते हैं। ओके, और अगली कंडीशन क्या है, चलो पहले इसे लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए, ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज in terms of audit engagement where there is no reasonable justification, no reasonable justification कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, इसकी कोई वजह नहीं है, बस आप चाहते हो और मैं ये कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर डूइंग सो, समझ रहे हो आप? उसने बोला कि सर मेरे को टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी है, आपने बोला क्यों? सर प्लीज़ ना सर, सर आप बहुत पूछते हैं सर, इतना मेरे पास टाइम होता नहीं सर, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ सर, मेरे को बीवी बच्चे हैं सर, उनको टाइम देना होता है। फालतू की मगजमारी नहीं। वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैं नहीं कर रहा भाई, सॉरी, ठीक है। अगला सर, रिक्वेस्ट फॉर change to a review of financial statement, या फिर आप बोल सकते हो रिलेटेड सर्विस, एग्जाम्पल कंपाइलेशन, ठीक है। ये क्या, रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिव्यू था वो चेंज करवाना है। किससे सर? ऑडिटर से। बात किसकी हो रही है? क्लाइंट की। क्लाइंट ऑडिटर से ये चाहता है, या फिर आपकी जो भी रिलेटेड सर्विस है उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तब क्या होगा सर? मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर changes that conveys a lower level assurance, or no assurance। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है चेंजेस का, दैट कन्वे अ लोअर लेवल अश्योरेंस, मतलब कि आप जो अश्योरेंस दे रहे हो वो लोअर लेवल का कर दो, या फिर हमें अश्योरेंस चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहां पे ऑडिटर असेस करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? असेस लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशन, कि भैया लीगल एप्लीकेशन क्या है और क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है फॉर चेंज, ठीक है। फिर क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर पहला पॉइंट ये करेगा, दूसरा पॉइंट क्या करेगा? डिटरमाइन, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कि भाई ऐसा करने की कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के पीछे क्या कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? ऐसा करने के पीछे कोई जस्टिफिकेशन है रीजनेबल? अगर मान लीजिए ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ सब ठीक है, ऑडिटर सेटिस्फाइड विथ द मैनेजमेंट, मान लो ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है मैनेजमेंट के साथ, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ऑडिट रिव्यू, ऑडिट रिव्यू को लेके चेंज हो जाता है
ओपिनियन उसका कि हाँ चल ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, या फिर कोई भी रिलेटेड सर्विस को लेके, तब क्या होगा, और रिलेटेड सर्विस, अब क्या होगा, तीन बातें ध्यान रखनी है। वर्क परफॉर्म्ड टिल डेट, आपको तब तक काम करना होगा जब तक पुरानी बातें रिमीन्स रिलेवेंट, जब तक पुरानी बातें रिलेवेंट रहती हैं, ठीक है। वर्क टू बी परफॉर्म्ड performed and report to be issued and to be issued as appropriate to revised engagement, ब्रैकेट में लिखना रिव्यू और रिलेटेड सर्विस। सर हमें सिर्फ लिखना आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझा भी दो, दोबारा से एक बार रिकॉल करा दो सर, दिमाग से उड़ गया, कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ। एक सेकेंड, ठीक है सर। सर कहाँ तक समझ लिया था आपने? आइए, आपने यहाँ तक समझ लिया था कि सर्कमस्टेंस टू इशू ऑफ न्यू एलओई इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट, राइट। अब यहाँ से आपने लिखना चालू किया, यहाँ से थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, कोई नहीं, उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। पहली बात कि मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। तो पहला रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कि भैया ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज कर दो। तो अगर मुझे ये रीजनेबल नहीं लग रहा जस्टिफिकेशन की, जो तुम कह रहे हो मैं मान लूँ, ठीक है, तो ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन द टर्म्स, मैं नहीं चेंज कर रहा भाई। लेकिन क्या वो कंडीशंस हो सकती हैं, वो कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज की आ सकती है, राइट। तो आप यहाँ लिखेंगे सर्कमस्टांसेस, वो कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है, इन विच मैनेजमेंट may request for changes in terms of ऑडिट एंगेजमेंट। कि भैया वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है कि मान लीजिए चेंज इन सर्कमस्टांस ही बदल गए हैं, ठीक है। सेकंड आप लिखेंगे मिस अंडरस्टैंडिंग, या तो उन्होंने कुछ गलत समझ लिया, ठीक है। और थर्ड आप लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन आपको लगानी है, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। आप कब ये मैनेजमेंट कब कब बोल सकती है, या तो सर्कमस्टांस में कोई चेंज हो गया, या फिर कोई कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ ऑडिट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, या फिर आपको स्कोप ऑफ ऑडिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, नेचर एंड ओरिजिनल रिक्वेस्टेड, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इस केसेस में मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल सकता है कि भैया प्लीज चेंज कर लो। अगर ऑडिटर को जेन्युइन लगता है तो यहाँ पे बढ़ गया रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर ऑडिटर को रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगती है तब तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर शैल नॉट एग्री, भैया हम नहीं मान रहे, हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। ओके, आगे सर रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू चेंज कर दो, अच्छा जी। या फिर जो भी रिलेटेड सर्विस है ना सर आपकी, उसमें हमें कोई चेंजेस करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस दैट कन्वे अ लोअर लेवल एश्योरेंस, सर जो आपका 80% एश्योरेंस था ना उसको 60 कर दो या फिर 0 कर दो। अच्छा, तो ऑडिटर क्या करेगा, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन देखेगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मुझे ऑडिट अलाउ करता है या क्या टैक्स अलाउ करता है, जो भी एफआरएफ लग रहे हैं क्या वो मुझे ये अलाउ करते हैं, पहला। दूसरा, मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट क्या था,
ओके, डिटरमाइन रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, ऐसा करने की वो लीगली वजह देखेगा कि हाँ भाई ये करना ठीक भी है या नहीं है। नाउ ऑडिटर सेटिस्फाई विद द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट से सेटिस्फाई ऑडिटर हो जाता है फॉर चेंज ऑफ ऑडिट रिव्यू और रिलेटेड सर्विस, तो वर्क परफॉर्म टिल डेट, जो भी तारीख है जहां तक लिखा है वहां तक तो आप वैसे ही काम करोगे। नाउ वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट टू बी इशूड, जो भी आप काम करोगे और रिपोर्ट इशू करोगे एज अप्रोप्रिएट टू रिवाइज एंगेजमेंट, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना जो आप एग्री कर चुके हो। ठीक है सर। सर अब कितना लिखना है? अच्छा एक चीज और है, मान लो सर अभी मैंने उनकी बात मान ली, तो मैंने उनकी बात मानी 1 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर तक तो पुरानी लेटर ऑफ एंगेजमेंट थी, उसके बाद नई आ गई। अब तो आप क्या करोगे, पुराने वाले को कैंसिल करके न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर दोगे। हाँ, पुराने वाले को एडिट करके मत डालना क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो सकती है। आइए इस बात को जरा लिख लेते हैं। सर आज आपने हमें क्वेश्चन नहीं कराया, ऑडियो भी रिवाइज नहीं कराया, सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। लिखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। सर दिक्कत हो रही है ना? हाँ सर। दो दो का लेटर ऑफ एंगेजमेंट हो गए? हाँ सर। अवॉइड कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, रिपोर्ट ऑन रिलेटेड सर्विस, ठीक है, रिलेटेड सर्विस नाउ शुड नॉट इंक्लूड, शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, उस पर रेफरेंस डालो ही मत कि सर ये 1 अप्रैल से था, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने नया डाला। आप डायरेक्ट नया कर दो, पुराने वाले को भूल जाओ। ठीक है, रेफरेंस टू, आपको जरूरत नहीं है ये डालने की कि ओरिजिनल क्या था। ठीक है, और रेफरेंस डालो ही मत वरना कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बी एनी प्रोसीजर दैट may have been performed in audit engagement, in audit engagement। तो भाई पुराने वाले के अकॉर्डिंग कोई काम ही मत करो, सारा काम नए के अकॉर्डिंग कर दो। वो क्या कह रहा है, कंफ्यूजन हो रही है तो उस पर एक तो नया बना लो, पुराने वाले को भूल जाओ। और पुराने वाले पे ये मत लिखो कि ये ओरिजिनल है, ये नया आया है, ऐसा कुछ मत लिखो, कंफ्यूजन होगी। दूसरा, पुराने के अकॉर्डिंग कोई काम ही मत करो, सारा काम नए के अकॉर्डिंग कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 लिखिएगा मेरे साथ, इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान सुनेगा। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक जो लिख रहे हो उसमें, ध्यान सुनेगा। इफ अ रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इज नॉट कंसिडर्ड, reasonable, auditor should deny the management। और सर एक केस तो ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ही मना कर दे कि हमारे काम ना करें, ऑडिटर ने तो मना कर दिया। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया काम करने के लिए तो इसके लिए एक केस लिखेंगे आप, मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग, मैनेजमेंट कह रहे भाई मेरे हिसाब से काम नहीं करना तो काम मत करो, नॉट परमिटिंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू विथ द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट। देखो अभी तक क्या था, ऑडिटर इस वाले केस में मान गया था, अब क्या कह रहे हैं, हमने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो मैनेजमेंट कह रही है कि ऐसा है कि भाई अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो अब ऑडिटर के पास क्या पावर है, तो लिखो ऑडिटर सेल। ऑडिटर क्या क्या कर सकता है सर, ए विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, कि भाई
मैं ही एंगेजमेंट छोड़ रहा हूँ, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ तुम्हारे गलत कामों के लिए, तो मैं ही छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। एंड नाउ एंड वर्ड क्या है, एंड, यानी ये दोनों काम करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, क्या मेरी कोई ड्यूटी तो नहीं बनती ऐसे के अंदर, लॉ के अंदर, कहीं भी किसी लॉ में, टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू TCWG या फिर ऑनर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। वो क्या कह रहा है कि भाई एक तो तुम विड्रॉ कर सकते हो, दूसरा देख लो कि कहीं किसी की रिपोर्टिंग तो नहीं बन रही, ऑनर्स को लेके, TCWG को लेके या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेके। तो अगर कोई रिपोर्टिंग बनती है तुम्हारी तो वहाँ रिपोर्ट कर देना। ओके, ये ऑडिट का चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम TCWG को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग कर सकते हो जब आप पढ़ोगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का टॉपिक, ठीक है। लॉ के अंदर है फिलहाल वो, आप वहाँ पे देखना, लास्ट चैप्टर है, ठीक। तो आपने जो भी पढ़ा सर इसको एक बार रिवाइज करवा दो, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बुक से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पे आए हुए हैं। फिलहाल के लिए एसेट 210 एज अ नोट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो गया है। हाँ, बुक पॉइंट ऑफ व्यू एक बार करना है और क्वेश्चंस करना है इसके, ठीक है। ओके, तो एसेट 210 क्या कहता है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि दो दिल मिल रहे हैं मगर एग्रीमेंट पर। तो मैं ऑडियो भी साथ के साथ रिवाइज कर लेता हूँ, ओके, रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऑडियो के रिवीजन के साथ साथ ही जो भी हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम चैप्टर 11 में सेकेंड लास्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट का एक पार्ट है। ये कह रहा है कि देखो भैया, जब क्लाइंट और ऑडिटर एक साथ मिलेंगे तो देयर में बी सम डिस्प्यूट्स, जहाँ पे क्लाइंट एग्री ना करे और ऑडिटर एग्री ना करे, या फिर दोनों में कोई डिस्प्यूट ना हो फ्यूचर में, तो आज ही इन एडवांस हम इस एंगेजमेंट से पहले ही दोनों को एग्री कराएंगे कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट, समझो इस बात को, और ऑडिटर का क्या काम करने है इस बात को समझो, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। ना ऑब्जेक्टिव क्या है एसेट 210 का, कि जब भी आप ऑडिट एंगेजमेंट करने आ रहे हो तो अगर वो नया ऑडिट है तो नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनेगा, और अगर वो एग्जिस्टिंग है तो आप उसे कंटिन्यू करोगे। बेसिस अपॉन ऑडिटर इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड विद द क्लाइंट। देखो, काम करने से पहले सारी बातों का एग्री होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्री कंडीशंस को चेक करोगे और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को चेक करोगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स का बन सकता है, सर प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहला है कि एक्सेप्टेबल FRF है या नहीं है। FRF एक्सेप्टेबल मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं, और अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। अब मैनेजमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाना होता है प्री कंडीशंस के अंदर। याद रखना, अगर ये हेडिंग याद आ गई तो तुम पूरा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू, कि भैया आप उन्हें याद दिलाओ और वो इसे एग्री करेंगे कि हाँ भैया ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF होनी चाहिए, मैनेजमेंट भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहेंगे हाँ भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कबूल है। सर आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, SLM WDB कोई भी, तो पर ईयर आपको वो कंस्टेंट रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कबूल है। मेकिंग रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, मान लो किसी एसेट पे 20% एप्रेशन लगना है, कोई भी प्रोविजन बनना है, कोई भी एसेट्स ऑब्सोलीट होनी है, कुछ भी फ्यूचर में जो भी जजमेंट्स या प्रोविजंस आप बना रहे हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हाँ सर मेरी है। नाउ एक्सरसाइजिंग, कबूल है। एक्सरसाइजिंग नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स, कि भैया देखो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो एरर और फ्रॉड से फ्री हो, ठीक है, तभी तो मैं उस पर ओपिनियन दे पाऊंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेटेरियल मिस स्टेटमेंट से बचाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट कहेगा कबूल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्री कंडीशंस रेडी हो रही है। नाउ प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विथ, सर आप मुझे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दोगे, हाँ सर कबूल है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सर आप मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, मान लो अगर आपने बोला ये मशीनरी का इनवाइस है, मैंने बोला हाँ इनवाइस है, सर मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन चाहिए, तो आपको वो करना होगा, कबूल है जी कबूल है। नाउ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी, भैया मैं जब चाहे जिससे चाहे बात कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, कबूल है जी कबूल है। ऑल आर प्री कंडीशंस। सर इसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट 210। तो पहला पॉइंट है एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिट पहली बार है, पहला प्यार है, क्या मैनेजमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है, आंसर है यस, तो ऑडिट को एक्सेप्ट ही मत करो। सेकेंड जी, सर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है या नहीं है,
सर वो कोई भी कंडीशन आप पे नहीं लगा रहा। चलो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम अप्लाई हुए हैं? आंसर है यस। एक्सेप्ट द ऑडिट एंड इशू द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। सर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती तो मैनेजमेंट से बात करो। मैनेजमेंट अगर एग्री करती है कि हम एफआरएफ एक्सेप्ट करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो ही ऑडिट एक्सेप्ट करना, वरना मत करना। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस, सर यहाँ पे ये कंटिन्यू ऑडिट आ गया, रैकरिंग ऑडिट आ गया, मतलब पिछले साल भी ऑडिटर थे और इस साल भी आप ऑडिटर हो। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि 3 to 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट होता है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे क्या क्या कंटेंट होगा? पहला, सारी टर्म्स जो ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहा है और जो मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद क्या क्या बातें होंगी कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, और अगर किसी पिछले ऑडिट का कोई रेफरेंस या रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहा है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन कंटिन्यू कि सर पहला ऑडिट हो गया, ये दूसरा ऑडिट है, यानी पहले भी ऑडिट हम यहाँ कर चुके थे, यहाँ ये दोबारा से ऑडिट है। तो क्वेश्चन है क्या यहाँ जरूरत है नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करने की? सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करते जाओ। ये नहीं है कि हर साल करना ही करना है, इट्स नॉट अ कंपलसरी, इफ देयर इज अ नीड देन यू कैन डू। ओके सर, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर दो। अब 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे एक ऑडिटर को नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 बहुत। ठीक है, तो अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आया हो, ऑनरशिप में चेंज आया हो, एंटिटी के साइज एंड नेचर में चेंज आया हो, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो, जैसे जीएसटी अप्लाई हो गया, जीएसटी हट गया, एफआरएफ में कोई चेंज आया हो, यानी जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आया हो, या फिर कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट की पुरानी टर्म्स को चेंज करना है, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है कि मैं कुछ और चाहता था और मैनेजमेंट कुछ और समझ रही है, तो भी आप अपना न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू कर सकते हो। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, लेकिन 2 से 3 बार आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। अभी तक हमने 2 राइट दिया ऑडिटर को, नया ऑडिट है तो ऑडिटर के पास राइट है, अगर पुराना ऑडिटर है तो ऑडिटर के पास राइट है। अब क्वेश्चन है क्या मैनेजमेंट के पास भी कोई राइट है? ये है थर्ड ऑप्शन, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट चल रहा है, इस दौरान मैनेजमेंट को चेंज करना चाहती है। पहला है सर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर मैनेजमेंट कह रही है ऑडिटर से कि भैया थोड़ा सा ना चेंज करना है। सर क्या चेंज की कंडीशन हो सकती है? सर सर्कमस्टांसेस बदल गए, अच्छा, मिसस्टैंडिंग हो गई, अच्छा, या फिर स्कोप ऑफ ऑडिट पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, अच्छा। तो अगर ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑडिटर को लगती है तभी वो एग्री करेगा, वरना ही शैल नॉट एग्री। सर अगर उन्होंने मना कर दिया तो अभी मैं आपको बताता हूं क्या होगा। दूसरा केस है कि सर वो रिव्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू में या कोई रिलेटेड सर्विस जो है उसमें वो लोग कह रहे हैं कि सर कुछ चेंज कर दो, जैसे सर लेवल ऑफ एश्योरेंस 80% था उसको 60% कर दो, या फिर हमें एश्योरेंस चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो ऑडिटर भैया लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस को देखेंगे क्या क्या जरूरत है चेंज करने की कि नहीं, डिटरमाइन करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर ऑडिटर सेटिस्फाई होता है तो वो सारे काम को दोबारा से करेगा, ठीक है, और परफॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा एज पर द न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ओके सर, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है, एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट पहले भी था नया भी आया था, तो क्या हम पहले वाले को ओरिजिनल बोले नए वाले को डुप्लीकेट बोले? सारी चीज़ें साइड करो, एकदम फ्रेश समझो, पुराने वाले का कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अगर मैं ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे को कोई भी चेंज चाहिए तो मना कर दो। इफ अ रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इज नॉट कंसिडर्ड रीजनेबल, अगर रीजनेबल नहीं लग रहा ऑडिटर को तो मना कर देगा। सर एक क्वेश्चन, मैनेजमेंट कह रही है कि भाई अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो निकल जाओ यहाँ से, बाहर का रास्ता नाप लो, निकलो यहाँ से। नाउ अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर के पास 2 रास्ते हैं, पहला विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से आप विड्रॉ कर लो, दूसरा आप रिपोर्टिंग कर सकते हो अगर लॉ में कहीं भी जरूरत है तो टीसीडब्ल्यूजी को, ऑनर को और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। ठीक है सर, ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी मेहनत दिख रही हो, तो एक थैंक्स आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं 9357194004। ओके, तो ये हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे बुक से क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस का पीडीएफ तो इसी में है ऑलरेडी। मजा आ गया सर, क्या पढ़ाया आपने, बहुत मेहनत की आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ 1 2 3 4 5 6 तो सर ये आप बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आप बूथ ग्रुप कर रहे हैं
या फिर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, अगर आपके पास पढ़ने का काम टाइम नहीं है तो बुक रेफ़र कीजिए 100%, बहुत हेल्प मिलेगी, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बात है, नोट्स पढ़ के फिर बुक पढ़ के फिर क्वेश्चंस कीजिए। बट अगर टाइम की स्केर्सिटी है, गो फॉर द बुक, आपका टाइम बचेगा, कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ओके, As 218, the objective of auditor to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been accurate. Establish whether the preconditions है या नहीं है. Confirm there is a common understanding है या नहीं है. ठीक है, ये ऐसे 210 हमें बोलता है. प्री कंडीशंस में क्या कहते हैं सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक करो अप्लाई करता है कि नहीं, प्रिपरेशन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के साथ बनी है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है किसको? मैनेजमेंट को। इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम इंटरनल स्टेटमेंट होगी कि नहीं, उसके बाद एक्सेस ऑल रिलेवेंट का परमिशन है कि नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, ऑडिटर एक्शन इफ प्री कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, अगर प्री कंडीशंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऑडिट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। एग्रीमेंट ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद टीसीडब्ल्यूजे, एग्री टर्म्स जो भी है रिकॉर्ड होगी लेटर में। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंट किसको सेंट होगा सर? ऑडिटर देगा किसको? क्लाइंट का। इसमें क्या क्या आता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और इंडिकेशन अप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन द एंगेजमेंट लेटर, क्या क्या कंटेंट आता है आप लिख सकते हैं। Engagement letter include reference to the expected form and content of audit report. It merely states the auditor would provide opinion in this form कि भैया opinion क्या होगा। Now however engagement letter also include statement the form and content of audit report need to be amend, कहाँ उसे amend करने की जरूरत है। Therefore in light of the audit findings auditor needs to be give a modified opinion he shall do, कि अगर उसे कोई दिक्कत लगती है तो वो modified opinion भी दे सकता है। ये रिपोर्टिंग का एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको और क्लियरिटी समझ में आएगा। प्री कंडीशंस क्या क्या होती है, एफआरएफ है कि नहीं, ठीक है, और वो देखेगा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मैनेजमेंट को, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से बनाए कि नहीं है, एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन का कि नहीं। ठीक है, नाउ हमारे पास क्वेश्चंस हैं प्री कंडीशंस को लेके दोबारा से। CAS इज रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ लक लिमिटेड विद रेफरेंस टू SA 210 और CA राज एंगेजमेंट पार्टनर्स वांट टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट और नॉट। MTP सितंबर 22 दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का आया था। तो FRF अप्लाई करता है कि नहीं, फिर वो मैनेजमेंट को चेक करेगा कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ है कि नहीं है। तो एफआरएफ जो प्रिपेयर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं। एक्सरसाइज करेगा कि इंटरनल कंट्रोल ऐसे बने हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेटल मिसस्टेटमेंट ना हो और ऑडिटर को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले। सर क्या लिखवाया है सर, एक एक वर्ड से हम आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जितने भी दोस्त तुम्हारे ऑडिट कर रहे हो, चाहे आर्टिकलशिप कर रहे हो, हाउस वाइफ जो भी हो, सब में प्लेलिस्ट को शेयर करो। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से, गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू तो बनता है यार, कमेंट बॉक्स में लिख लेना जो भी तुम्हें सीखने के लिए लगा, दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा आपको। ठीक है, ओके, नाउ लिमिटेशन और स्कोप ऑफ प्रायर टू द ऑडिट। सर लिमिटेशंस लगा रहे हैं, लिमिटेशंस लगा रहे हैं तो भैया हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या चेंज कर सकते हैं तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है आ जाओ सर, चेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते एक बार बुक से। तो ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर इट इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो, अगर कोई रीजनेबल है तो नहीं करेंगे। अब सर क्या है, व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट, जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या होगा, चेंज इन सर्कमस्टांस की वजह से हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन और स्कोप की वजह से हो सकता है। ऑडिटर कंसीडर करेगा जस्टिफिकेशन को, चेंज है सर्कमस्टांसेस में दैट अफेक्ट एंटिटीज रिक्वायरमेंट, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो भी है रीजनेबल बेसिस रिक्वेस्टिंग अ चेंज इन द ऑडिट एंगेजमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, चेंज में नॉट बी कंसीडर्ड रीजनेबल, इट अपीयर्स इट चेंज रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसेटिस्फैक्टरी। एन एग्जाम्पल ये तुम पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। What should auditor consider before agreeing to the change the audit engagement to the engagement providing lower level of assurance? Lower level of assurance है तो क्या होगा, तो वो चेक करेगा कि भाई मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे क्या आता है, मेरे सर्विस लेवल पे क्या क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल पे और जो एफआरएफ है उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, राइट, उसको लगता है सब कुछ ठीक है, तो वो नया एंगेजमेंट लेटर करेगा। हाँ, कन्फ्यूजन के लिए ओरिजिनल और लोकल ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला, नए के अकॉर्डिंग उसको सारा काम
करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनेबल टू एग्री है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए तो क्या होगा, ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इज नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो विड्रॉ कर लेगा और डिटरमाइन करेगा वेदर देयर इज ऑब्लिगेशन और नॉट, रिपोर्टिंग कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये इन चीज़ों को लिखा गया है, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। MTP मार्च 22, RTP नंबर 23, होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ लेना, ओके। अगेन एक क्वेश्चन है, an auditor who before the completion of the engagement is requested to change the engagement on which provide a lower level of assurance, ठीक है, should consider the appropriateness of doing so, क्या वो ऐसा कर सकता है, RTP नंबर का क्वेश्चन होमवर्क। तो हम देखेंगे सर्कमस्टांस में चेंज है क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर रिस्ट्रिक्शन और स्कोप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, हमें जस्टिफिकेशन लगता है कि नहीं। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, तो फिर से यही क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, नंबर 22 में 4 मार्क्स का आया था। तो ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो सर कब कब ऐसा हो सकता है, तो इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर गई है, कोई स्पेशल टर्म्स आपको रिवाइज करनी है, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो कब कब टर्म ऑफ एंगेजमेंट चेंज करना पड़ता है, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में हमने लिखा है, बुक्स में भी है, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। स्टडी मेट का क्वेश्चन है, RTP में 21 में क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आपको लिख के एग्जाम में आने होंगे, ठीक है। ऑडिट की क्वालिटी, तो इसके ऊपर SQC 1 एंड 220 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़े से होमवर्क मैंने दिए हैं, थोड़ा सा इनको कर लेना, ठीक है। बहुत शिद्दत से हमने पढ़ा है, अगर तुमने इतनी शिद्दत से नोट्स बनाए होंगे मेरे साथ, इतनी शिद्दत से क्वेश्चन किए होंगे, ऑडियो जो मैंने दिया उसको ढंग से सुना होगा, आई प्रॉमिस यू कि ऑडिट के एग्ज़ाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जाइए अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने पर्पस के लिए शिद्दत से मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए। सक्सेस का सिंपल सा 2 फार्मूला है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर शाम 9:05 एवरी इवनिंग, ठीक है, 9 o'clock आपको ऑडिट का लेक्चर मिलेगा। चैप्टर 11 नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 1 और 11 हो गया, इसके बाद हम 2, 3, 4 सीक्वेंस में करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस मेहनत कीजिए, गुरु दक्षिणा के तौर पे एक थैंक यू भी लिख देंगे ना, मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, जाइए और पास होके आइए, बस रुकिएगा मत, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत सारे सपने देखे हैं, वो अपने लिए कुछ करें ना करें, आपके लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, तो उनके लिए शिद्दत से मेहनत कीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, रोज़ पढ़िए, डिसिप्लिन में पढ़िए। कब तक दूसरों पे ब्लेम डालेंगे कि इस वजह से नहीं कर पाया, एक बार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए और इस बार पास हो जाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।